महिमा मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में समुच्चय का इंट्रोडक्शन परिचय दिया था। समुच्चय क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसी टॉपिक्स को। समझिएगा एक बात, इसका मतलब क्या होता है। समुच्चय का अवयव है और इसका मतलब क्या होता है, समुच्चय का अवयव नहीं है। किसी भी सेट में, किसी भी समुच्चय में अगर अवयव है तो ऐसा साइन, इसका मतलब अवयव है और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिएगा, ए कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिएगा समुच्चय के अंदर, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सब क्या है, आपका अवयव है। एक समुच्चय है, समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है अवयव को, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सब क्या है, अवयव है। तो यह जो संकेत देता है अवयव को संकेत देता है और यह जो संकेत देता है अवयव नहीं है। जैसे हम खाली जगह दे रहे हैं आपको भरने के लिए। जैसे अगर कोई सवाल करता है कि 1 और इसमें आपको भरना है, इसको भरिए चाहे इसको भरिए, तो देखिए तो 1 इस समुच्चय में है कि नहीं है, है तो है, तो इसका संकेत मतलब ऐसा। इसको पढ़ने के लिखते हैं, एक अवयव है समुच्चय ए का। पढ़ने के लिए ऐसा दिखेगा। अब देखिए तो 7 अवयव है ए का, नहीं है। देखिए इस समुच्चय में 7 नहीं है, इसको क्या काट दें, कर देंगे, यानी इसको पढ़ेंगे 7 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। पढ़ने के लिए समझ में आ रही है बात। अगर हम लोग लिखते हैं कि 3 सदस्य है, देखिएगा इस समुच्चय के अंदर ऐसा चीज लिखा हुआ है, यानी अवयव है। फिर आगे बढ़ा लेते हैं। अगर कोई कहता है कि 4 है कि नहीं है, तो लिखिएगा कि 4 नहीं है ए का। चूंकि 4 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 नहीं है, इसलिए इसमें लिखा जाएगा 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर सदस्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या है। इसको अंग्रेजी में बिलोंग्स टू कहते हैं और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण कितने तरह से होता है। देखिए समुच्चय का निरूपण का 2 विधि है। पहला विधि होता है सारणिक विधि। इस विधि में किसी समुच्चय को दर्शाने के लिए मंझले कोष्ठक, मंझला कोष्ठक कैसे लिखा जाता है, के अंदर 2 अवयवों के बीच कॉमा लिखते हैं। जरा सा समझ लीजिएगा इसको। जैसे कोई सेट है ए, जिसमें 1 कॉमा दे दीजिएगा, 2 3 4 और 5, यही होता है सारणी विधि। बी पॉइंट दे सकते हैं ए ई आई ओ और यू। अगर सी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं 5 10 15 5 15, तो ये देखिएगा यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि किसी भी समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करना है। एक अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो यह आपका समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 5 कितना बार लिखा गया है, 2 बार, इस कारण से यह समुच्चय नहीं होगा। सारणी विधि में क्या करते हैं, सारणी विधि में किसी भी समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर
दो अवयव के बीच में कॉमा देते हैं। देखिए ये दो अवयव है, इसके बीच में कॉमा, दो अवयव के बीच में कॉमा, दो अवयव के बीच में कॉमा, दो अवयव के बीच में कॉमा, यानी एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। यही होता है आपका सारणी रूप। दूसरा विधि होता है गुण प्रकटीकरण रूप। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को अलग अलग नहीं दर्शाकर उसके गुण को लिखा जाता है जो सभी अवयवों पर लागू हो। देखिए इसमें एक चीज प्रयोग होता है इस तरह का सेमीकोलन या ऐसा, इसको सच दैट भी पढ़ते हैं, जबकि जबकि भी हिंदी में इसको पढ़ा जाता है, इसे जबकि पढ़ा जाता है, जबकि। सच दैट भी लोग पढ़ते हैं, सच दैट भी हम कभी कभी बोल देंगे सच दैट, इसको सच दैट भी पढ़ते हैं, सच दैट पढ़िएगा, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने में अच्छा भी लगता है। सच दैट का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम लोग क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। हम दोनों विधि से हम लोग लिख रहे हैं, दो तरह का प्रोसेस पढ़े हैं कि समुच्चय को सारणी रूप में और गुण प्रकटीकरण रूप में हम लोग को लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों तरह का एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं। A इज इक्वल टू AEIOU। आपसे सवाल करेंगे कि यह किस रूप में लिखा हुआ है, तो लिखिए कि सारणी रूप में लिखा गया है। इसको हम लोग कहते हैं सारणी रूप, सारणी रूप। इसी को गुण प्रकटीकरण रूप में लिखते हैं। देखिएगा A इज इक्वल टू X सच दैट X। देखिए लिखने का तरीका और होगा, X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल है। वॉवेल माने स्वर होता है। देखिए लिखने का तरीका, कोई कोई विद्यार्थी ऐसे भी लिख सकते हैं सच दैट, इस तरह से भी, दोनों करेक्ट है। एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर भी लिख सकते हैं, वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। यानी दोनों तरह का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब सारणी रूप में दिया हुआ है तो गुण प्रकटीकरण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये जो हुआ आपका गुण प्रकटीकरण रूप हो गया। आपसे सवाल किया जाएगा, कभी गुण प्रकटीकरण रूप में दिया हुआ रहेगा, उसको सारणी रूप में लिखने के लिए कहेगा, सारणी रूप में रहेगा, उसको गुण प्रकटीकरण रूप में लिखने के लिए कहेगा। अगर एग्जाम्पल थोड़ा सा और दे लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बी कोई सेट है जिसमें हम कुछ एलिमेंट लेते हैं 3, 9, 27, 81, 243, कॉमा सेपरेट देकर कॉमा द्वारा 729। ये देखिएगा, इसको जरा सा इस पैटर्न को, इस सेट के एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है, समझिएगा कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। ये आपका सारणी रूप में लिखा हुआ है। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, यानी गुण प्रकटीकरण रूप में लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जरा सा इसको आप समझिएगा। जरा सा इस पैटर्न को फॉलो करने कैसे लिखा गया है। देखिए 3 है और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का पावर क्यू 27 और 3 टू दी पावर 4 81, 3 टू दी पावर 5। ये देखिए इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। कहने का मतलब 3 पर हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं। 3 का पावर 1 है तो ये मिल गया, 3 का पावर 2 दे रहे हैं, ये मिल जाएगा, 3 का पावर 3 दे रहे हैं। तो यहां पर इसका गुण समझ में आ गया।
अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग गुण प्रकटीकरण फॉर्म में लिखने के समय उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका है जरा सा देखिएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 पर पावर n। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिएगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6। यहां देख लीजिएगा, n का वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो a मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे ये मिल जाएगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे a मिल जाएगा। इस तरह से 6 तक हम लोग वैल्यू रखेंगे, 6 एलिमेंट हमको मिल जाएगा। ये हुआ आपका गुण प्रकटीकरण रूप, सेट वेल्डर फॉर्म, और ये है आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। अनदर एग्जांपल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अगला एग्जांपल सी दे रहे हैं, देखिएगा, एफ ओ डब्ल्यू और एल, ए आपका सारणी रूप में लिखा हुआ है। इसको हम गुण प्रकटीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको गुण प्रकटीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, x सच दैट x, यह जो लेटर है ये आपको फ्लो शब्द से लिया गया है। x सच दैट x फ्लो शब्द से लिया गया वर्ण है। फ्लो शब्द से, इसी को कॉमा दे दे करके लिख सकते हैं। फ्लो को अगर अलग अलग लिखेंगे तो एफ एल ओ डब्ल्यू, आगे पीछे लेटर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ एल भी लिख सकते हैं, यहाँ ओ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लेटर लिखने से कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। और एक बात और, इसको लिखने का एक और तरीका ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स, उल्ट भी लिख सकते हैं। भेड़िया शब्द से लिया गया वर्ण है, शब्द से लिया गया क्या है, वर्ण है। और एक तरीका से लिख सकते हैं क्या, एक सच दैट एक्स फॉलो शब्द से लिया गया वर्ण है। ये बात समझ में आ रहा है। फ्लो में, फॉलो में कितना वर्ड है, लेटर है 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें एफ जो है एक बार आया है, ओ जो है आपका 2 बार आया है, एल जो है आपका 2 बार आया है, और डब्ल्यू कितना बार आया है, 1 बार। तो एक बात समझिएगा, जब इसको हम सारणी रूप में लिखेंगे तो एफ लिखा गया, ओ लिखा गया, लेकिन इस शब्द में ओ 2 है, लेकिन एक समुच्चय में एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए 1 बार लिखा गया, यानी ओ क्लियर हो गया। एल देखिए इसमें 2 बार आया है, लेकिन लिखना है 1 ही बार, और डब्ल्यू 1 बार आया है तो 1 बार लिखा गया। इसीलिए इसको लिखने का 3 तरीका, कोई विद्यार्थी ऐसे लिख देगा, कोई ऐसे लिख देगा, कोई ऐसे लिख देगा, तीनों करेक्ट है, कोई भी तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग गुण प्रकटीकरण रूप में लिखा हुआ है तो उसको सारणी रूप में कैसे लिखेंगे, सारणी रूप में लिखा हुआ है तो गुण प्रकटीकरण रूप में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज इतना पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें आपको जस्ट नीचे कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपको बनाना है। 100% बना लेंगे, हमको उम्मीद है। अगर बस इतना ही, ज्यादा नहीं। धन्यवाद।